नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ में इंडस्ट्रियल केमिकल का प्रोडक्शन करती है और उसका एक डिवीज़न है वो IT सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। इस कंपनी का नाम है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र एंड केमिकल कंपनी। ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और GSFC का एक जॉइंट एंटरप्राइजेज कंपनी है। ये जो कंपनी है इसने अपनी बिजनेस की शुरुआत 1976 से की थी, लेकिन इसने अपना मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन है वो 1982 में शुरू किया था। ये जो कंपनी है फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनकी सीधे मार्केट के अंदर सेल भी करती है। इसके साथ साथ में इसका एक डिवीज़न है जो IT सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है। इस कंपनी का मार्केट कैप 8,331 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस इसका 536 रुपीज़ और ये जो कंपनी का स्टॉक है बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे आपको अभी मिल रहा है। 5.98 की पी पर, लगभग 6 की पी के आसपास में। तो ये जो स्टॉक है आप अपने पोर्टफोलियो में इसके वैल्यूएशन के हिसाब से आप रख सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में और इस वीडियो में आगे बात करेंगे। ये जो कंपनी है इसके अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो फर्टिलाइज़र के अंदर ये यूरिया और नाइट्रो फॉस्फेट जो नर्मदा ब्रांड है उसके नाम से मार्केट के अंदर सीधा डायरेक्टली सेल करती है। और इस कंपनी के पास में अमोनिया और यूरिया का इंडिया के अंदर सबसे बड़े प्लांट हैं। ये जो कंपनी है नीम डी ऑयल केक्स और नीम पेस्टिसाइड्स भी प्रोडक्शन करती है और मार्केट के अंदर सेल करती है। अब अगर हम बात करें ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी सिर्फ सेलिंग भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है, जिनके अंदर डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको DAP बोलते हैं और MOP मुरिएट ऑफ पोटास, सिंगल सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड सिटी कॉम्पोस्ट है, उनकी ये ट्रेडिंग भी करती है। ये जो कंपनी है इसका मुख्य कारोबार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में है, लेकिन इसके अलावा इस कंपनी का जो सेकेंडरी मार्केट है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी है। ये जो कंपनी है वो कौन कौन से इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती है जिसके अंदर मेथनॉल, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड शामिल हैं। ये जो कंपनी है मेथनॉल बनाती है वो नॉर्मली केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर काम आता है और जो फॉर्मिक एसिड है वो रबर, टेक्सटाइल, टेंड्रीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका उपयोग होता है। जो मैथनॉल और फॉर्मिक एसिड है इन दोनों का ये जो कंपनी है रेगुलरली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक्सपोर्ट करती है। अब अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम के हिसाब से तो अमोनिया की है 6.15 लाख मेट्रिक टन, यूरिया 7.42 लाख मेट्रिक टन, मिथाइल फॉर्मेट 25.5 के मेट्रिक टन, के मतलब यहाँ पे हज़ार है, फॉर्मिक एसिड 19,044 मेट्रिक टन, एसिटिक एसिड 1.5 लाख मेट्रिक टन, इथाइल एसीटेट 58.68 के मेट्रिक टन, वीक नाइट्रिक एसिड जिसको WNA भी बोलते हैं 2.91 लाख मेट्रिक टन, वीक नाइट्रिक एसिड सेकेंड ग्रेड 1.01 लाख मेट्रिक टन, अमोनियम नाइट्रोफॉस्फेट 1.66 लाख मेट्रिक टन, नाइट्रोबेंजीन 50.28 हज़ार मेट्रिक टन, TDI 17,003 मेट्रिक टन। अब अगर हम बात करें इसके डोमेस्टिक मार्केट शेयर के बारे में कि ये कंपनी कौन से सेगमेंट के अंदर कितना डोमेस्टिक के अंदर अपना मार्केट शेयर है वो रखती है, तो एसिटिक एसिड के अंदर 15%, AN मेल्ट के अंदर 16%, एनिलाइन के अंदर 32%, CNA कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के अंदर 15%, इथाइल एसीटेट के अंदर 20%, फॉर्मिक एसिड के अंदर 38%, मेथनॉल के अंदर 4%, टेक्निकल ग्रेड यूरिया 37%, TDI जिसको TDI बोलते हैं 66%, WNA 36%। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो 9 नंबर का है जिसके अंदर 66% डोमेस्टिक के अंदर अपना मार्केट शेयर ऑन करती है कंपनी जिसको TDI बोलते हैं, इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है अभी रिसेंटली इंक्रीज हो गया काफ़ी ज़्यादा। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो TDI है उसकी प्राइजेस पिछले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर लगभग 60% से इंक्रीज हुई है और आने वाले टाइम पे उसकी और इंक्रीज होने की संभावना है, क्योंकि TDI के इंडिया के अंदर बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर हैं जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसमें GNFC है वो एक मैन प्लेयर है जो 66% मार्केट शेयर को ओन करता है। तो ये इस कंपनी के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है जो आने वाले टाइम पे इस कंपनी को रीरेट कर देगा। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन, जो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उनके क्या क्या एप्लीकेशन हैं। डाई
इंटरमीडिएट्स, एक्सप्लोजिव, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पिगमेंट, रबर केमिकल्स, डाई स्टफ, डाई इंटरमीडिएट्स, फ्लेक्सिबल पॉलीयूरेथीन फोम, solvent in printing, paints and coating, laminates, flexible packaging, obtaining rubber from latex, or fixing of dyes in leather industry, pesticide, cattle feed, pigment, फ्यूल एडिटिव्स, इसके अंदर इसके प्रोडक्ट हैं वो यूज किए जाते हैं। तो ये जो इसके प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है वो लगभग मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को कवर करता है। इसी की वजह से इसके जो रेवेन्यू है, अभी जो रिसेंट क्वार्टर आया था और इससे पिछला वाला क्वार्टर आया था, उसके अंदर इस कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी तक 46 साल के 46 ईयर्स के करियर में सबसे हाईएस्ट है। और इस कंपनी की जो मार्जिन है वो भी अभी तक के करियर के सबसे हाईएस्ट है। अब अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जनरेशन, ये जो कंपनी है इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल, फर्टिलाइजर और आईटी सर्विसेज के अंदर अपना कारोबार करती है। अब अगर हम बात करें जो टीडीआई है वो लगभग 27% है इसके रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। और एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, एन मेल्ट, एनिलाइन, ये लगभग 47% इसका कंट्रीब्यूशन है। अब अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन कर दें सेगमेंट वाइज, तो फर्टिलाइजर से 34.14%, केमिकल्स जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं उससे 64.43%, और अदर्स जिसके अंदर आईटी प्रोडक्ट्स आते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं एग्रीकल्चर में, उससे 1.45%। अब अगर हम बात करें इसकी कैपेक्स और नया प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो कंपनी है इसका मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, वो हमेशा अपने डेबिट को भी मैनेज करने में कैपेबल है और अच्छा खासा मैनेज करता है, और वो हमेशा ग्रोथ के ऊपर और जो नई नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती रहती है उनके ऊपर हमेशा फोकस करता है, और अपनी कैपेसिटी है वो टाइम टू टाइम नए नए प्रोजेक्ट लगा के इंक्रीज करता रहता है। तो पहला है फॉर्मिक एसिड कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, जीएनएफसी है, उसने अभी लगभग रिसेंटली 20 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसका कंप्लीट भी हो गया। सीएनए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसने 4th प्लांट लगाया इसका, जो टीडीआई के मैन्युफैक्चर में जिसका यूज होता है, क्योंकि अभी टीडीआई की रिक्वायरमेंट इंडिया के अंदर ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से इसकी जो रिक्वायरमेंट थी कंपनी को फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो इसने एक नया प्लांट लगाया है जो टीडीआई के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, क्योंकि उसकी वजह से इसका जो टीडीआई का जो मार्केट शेयर था वो रिड्यूस हो रहा था। तो कंपनी ने एक नया प्लांट लगा के अभी लगभग 150 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर ली है, और ये लगभग कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट है, जल्दी ही कंप्लीट होकर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तीसरा नंबर सोलर पावर जनरेशन, कंपनी ने 10 मेगावाट और 4 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं जो खुद के यूज के लिए काम लेगा। दूसरा चीज़ है, ये जो कंपनी है वो रिन्यूएबल अगर एनर्जी को या रिन्यूएबल चीज़ों को अगर अडॉप्ट करती है तो इनकी जो रेटिंग्स होती हैं, इनके जो फंड इन्फ्यूजन होते हैं कंपनी में, वो आसानी से इनको फंड जुटाने में आसानी होती है, और ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। अब अगर हम बात करें 4th नंबर की, अमोनिया प्लांट रैंपअप, लगभग इस कंपनी ने 1900 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से अमोनिया भी बना रही है फ्यूल ऑयल से और नेचुरल गैस से, जिसको ये इंक्रीज करने जा रही है 2050 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से, जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अमोनिया मेकअप गैस कन्वर्टर लूप AMUGL जिसको बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये अपनी जो कैपेसिटी है अमोनिया को प्रोडक्शन की वो इंक्रीज करने जा रही है, जिसकी वजह से 50,000 मेट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करेगा इसकी वजह से। तो ये प्लांट है आने वाले टाइम पे इसके रेवेन्यू के अंदर और कंट्रीब्यूशन देगा। अब बात करते हैं 5th नंबर की, नीम प्रोजेक्ट। ये लगभग कंपनी है 2900 मेट्रिक टन नीम ऑयल और 22,000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से नीम केक का प्रोडक्शन करती है, जो इन्होंने प्लांट ऑलरेडी सेटअप कर लिया और वो अभी प्लांट है वो ऑपरेशनल है, और उसकी ऑलरेडी इन्होंने मार्केट के अंदर सेलिंग शुरू कर दी है। 6वां नंबर कोयल बेस्ड कैप्टिव को जनरेशन पावर प्लांट एट दहेज, इनको टीडीआई सेकंड, टीडीआई 2 प्रकार के होते हैं, टीडीआई 1 और टीडीआई 2। ये टीडीआई 2 के प्रोडक्शन के लिए इनको एक कैप्टिव स्टीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसके लिए इन्होंने एक 100 मेट्रिक टन पर आवर की कैपेसिटी का गैस बेस्ड बॉयलर लगाया है, जो टीडीआई सेकंड की प्रोडक्शन के अंदर इसकी हेल्प करेगा, और जिसके लिए जो पावर चाहिए वो डीजीवीसीएल ग्रिड से इन्होंने ली है, उसका जो सोर्स है वो डीजीवीसीएल ग्रिड है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं सितंबर 19 से लेके दिसंबर 2021 जो लेटेस्ट क्वार्टर अभी गया है, तो इसका जो कंटिन्यू है सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, और
उसके साथ साथ में इसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो रिसेंटली जो क्वार्टर है उसके अंदर ऐसी बहुत सारी कम कंपनियां हैं जिनका मार्जिन है वो उन्होंने अपना मेंटेन किया है। ये जो कंपनी है जीएनएफसी, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन भी किया है और इसका अप भी हुआ है। पिछले क्वार्टर के अंदर इसका 21% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था और वो इस क्वार्टर में 28% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। ये कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उस टाइम पे मैनेज कर रही है जब बाकी सारी कंपनियां हैं वो अपना मार्जिन है मेंटेन करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, और उसके बजाय जो जीएनएफसी है वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये दिखाता है कि इसके जो बिजनेस का स्कोप है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, और जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर की तुलना में देखें तो लगभग डबल हुआ है, और उस हिसाब से जो ईपीएस है वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अब अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पे तो सेल्स आप देख सकते हैं 2013 के अंदर 4253 करोड़ रुपीज़ थी, जो आज की डेट में अगर पिछले मार्च 2021 का अगर हम निकालें तो 5129 करोड़ रुपीज़। उसने रिसेंटली कुछ ऐसे कैपेक्स भी किए हैं और उनका जो रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आएगा। तो यहाँ से जो ग्रोथ की संभावना है इस कंपनी की वो ज़बरदस्त है, और एक आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है आप देख सकते हैं कि 26% अगर टीटीएम पे देखें तो हम 12 ट्रेलिंग मंथ पे अगर हम देखें तो 26% है, जो एक ज़बरदस्त है। और उस हिसाब से नेट प्रॉफिट है वो भी 1369 करोड़ रुपए है। ये जो कंपनी है वो रेगुलरली डिविडेंड है वो देती रहती है अपने शेयर होल्डर्स को। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में तो अगर इस कंपनी का पिछले 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 6%, 5 साल का 2% और 3 साल का -4%, और पिछले 4 क्वार्टर का अगर हम देखें तो 60%। 3 साल का माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से तो कोरोना काल चल रहा था, उसके वजह से सभी कंपनियां अपने आप को मैनेज कर पाना ही मुश्किल हो रहा था, तो इसकी वजह से इसकी जो सेल्स है वो डी ग्रोथ होगी। प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी उस हिसाब से इंक्रीज हुई है, स्टॉक का प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ है, और ROE जो एक अच्छा इंडिकेटर होता है किसी भी कंपनी को देखने के लिए अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये 10 साल का 10%, 5 साल का 13%, 3 साल का 12% और लास्ट 1 साल का अगर आप देखें तो 12%, तो एक अच्छी चीज़ है। अब अगर हम यहाँ बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो प्रमोटर की 41.18% की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर जो कंटिन्यू बनी हुई है। FIS है उन्होंने पिछले क्वार्टर के अगर मुकाबले आप देखो तो अच्छी खासी जो अपनी स्टेक है वो इंक्रीज की है, और वो जो है वो लगातार इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। जून 2020 से आप देखोगे तो वो कंटिन्यूसली अपनी जो स्टेक है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, और अभी जो रिसेंट क्वार्टर है दिसंबर 2021 वाला उसके अंदर 17.27% की FIS की होल्डिंग है जो अच्छी खासी मानी जाती है। DIS की 6.61%, पब्लिक की 34.93%। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जो रिसेंटली क्वार्टर के रिजल्ट आए उसके बारे में तो मैंने पहले ही वीडियो के बीच में आपको बताया था कि अभी तक जो 46 साल की इस कंपनी की हिस्ट्री रही है 46 ईयर्स की, उसके अंदर इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने अभी तक का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, पैट और मार्जिन है वो डिक्लेयर किए हैं। तो ये जो कंपनी है अभी ज़बरदस्त अपने ग्रोथ दिखा रही है, और आने वाले टाइम पे इसके मैनेजमेंट ने बोला है कि हमें इससे ही ज़्यादा डिमांड हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी यहाँ से दिखती है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू है वो 58% के आसपास जंप किया है। ईबिटा है अगर आप देखें तो 24%, ईबिटा मार्जिन अगर आप देखो तो 24% से बढ़ के 28% हो गया, और अगर आप पीबीटी देखो मार्जिन तो 22% से बढ़ के 27%, और अगर आप EPS देखें तो वो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया, 15.45% से बढ़ करके 34.64%, तो डबल से भी ज़्यादा लगभग 124% के आसपास इंक्रीज हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ कितनी अच्छी है और इसका मैनेजमेंट कितना कैपेबल है अपने बिजनेस को रन करने के लिए।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी का जो स्टॉक है आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं मेनली टीडीआई, उसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होने वाली है और उसके जो प्राइजेज हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने पहले ही वीडियो में बताया आपको कि पिछले 1 से 2 महीने के बीच में लगभग 60% के आसपास उसके प्राइजेज हैं वो जंप कर गए, और इसकी जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं उनकी भी डिमांड है वो इंक्रीज होती रहेगी। दूसरा फैक्टर है, पहले क्या होता था, जो फर्टिलाइजर कंपनियां थी उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी और सब्सिडी है वो आने में टाइम लगता था, कई बार 1 साल में सब्सिडी आ गई या कई बार 1 से 1.5 साल 2 साल तक लग जाते थे। तो इनको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा होती थी। अभी क्या कर दिया इन्होंने, डीबीटी कर दिया, डायरेक्ट उनके अकाउंट के अंदर सीधा जो सब्सिडी है वो चली जाती है, और जो सब्सिडी का पैसा गवर्नमेंट को देना होता है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे या 6 मंथली बेसिस पे इस कंपनी के पास में चला जाता है। तो उसकी वजह से इन जो कंपनीज की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो कम होगी, और उसकी वजह से इन कंपनीज का आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम फर्टिलाइजर कंपनी है उनके पिछले 2-3 साल के अंदर डेबिट है वो बिल्कुल कम हो गए। उस हिसाब से जैसे शुगर इंडस्ट्री है उनके भी अभी जो डेबिट है कंपनीज के वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जो गवर्नमेंट का जो रोड मैप है वो इस हिसाब से है कि अभी जो कंपनियां हैं उनको किसी भी चीज़ की लिए गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उनको डायरेक्ट जो पैसा है वो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, एक चैन बना दी कि उसके हिसाब से टाइम टू टाइम पीरियडिकली आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ताकि आपको जो अपना बिजनेस है वो स्मूथली और साफ सुथरा रन कर सको। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लंबे समय तक रख सकते हो। इसका जो टारगेट है वो मिनिमम यहाँ से आप डबल लेके चल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगेगा। हो सकता है आपको वो 1 साल में टारगेट मिल जाए, हो सकता है आपको 2 से 3 साल। अगर 2 से 3 साल में भी अगर डबल होता है तो मेरे हिसाब से तो बुरा नहीं है, लेकिन मार्केट में पैसे वही कमाता है जो लंबे समय तक निवेश करके रखता है और मार्केट के अप एंड डाउन से डरता नहीं है। अभी क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड है उसके अंदर अभी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हैं, तो उसकी वजह से मार्केट कभी अप एंड डाउन होता है। तो अगर आप इंट्राडे में अगर पैसा कमाना चाहते हो तो आज के मार्केट में ये मुश्किल है, और नॉर्मली आज के मार्केट में नहीं, ये अगर आप कभी भी नॉर्मल मार्केट होगा उसके टाइम पे भी बड़ा मुश्किल होता है इंट्राडे में पैसे कमाना। उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और शांति से अपनी वेल्थ को क्रिएट कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।